गुड इवनिंग सर। Yes, good evening. Yes, let me start. Briefly introduce yourself. So my name is Himanshu Papne. I have done my schooling from Almora district of Uttarakhand. Thereafter, I moved to Delhi to pursue my graduation, that is BSc Honors Chemistry from Khalsa College, University of Delhi. And thereafter, I did my post graduation, that is MSc in Chemistry from IIT Bombay. My hobbies include playing cricket, watching movies, and teaching. Yes, sir. That's Yes, good. Your name is Himanshu Papne. Yes. What the meaning of Himanshu? yes, sir. Explain. How do you feel about Yes, Himanshu? sir. So if we break the word Himanshu into two parts, it means him plus Ansu. And him means in Hindi, him means piece of ice, and Ansu means a part. So if we combine these two words, it means it is a part of ice. It represents coolness in some person or in a personality. So it is a representative of coolness. And also its synonym is Chandrama in Hindi. So it represents also moon. Yes, good. Your hobby is watching movie and playing cricket. Yes, playing cricket. Yes, sir. What's your opinion about Yes. ongoing World Cup 50? यस सर। सर वर्ल्ड कप सर कोई भी स्पोर्ट्स हो ना, तो उसके दो पहलू होते हैं। एक तो मैं ये बोलूंगा कि जो वर्ल्ड कप इंडिया में खेला जा रहा है उससे इंडिया की जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसमें थोड़ा बूस्टअप होगा। क्योंकि बाहर से रेवेन्यू जनरेट होता है, उसकी वजह से हमारा इकोनॉमिक जो वो होगा वो थोड़ा बूस्ट होगा। तो पहला तो यहाँ पे इकोनॉमिक फ्रंट में हमें जंप देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर देखा जाए, जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच हमेशा मतलब एक हिसाब से थोड़ा कट रहता है, हमेशा थोड़ा सा उस टाइप का रहता है माहौल, थोड़ा सा दुश्मनी टाइप की। तो जब दो टीमें साथ में खेलने आती तो वहां पे थोड़ा सा शांति की बातें हो सकती हैं। इस तरीके से हम थोड़ा सा यहाँ पे बायलैटरल जो समझौते हो सकते हैं उनको थोड़ा सा आसान कर सकते हैं चीजों को। तो दूसरा फैक्टर यह है। इसके अलावा अगर अभी देखा जाए, प्रेजेंटली इंडिया काफी अच्छा खेल रही है, और मोस्ट प्रोबेबली वन ऑफ द यहाँ पे प्रोबेबल कैंडिडेट है कि वो यहाँ पे फाइनल जीत ले। तो हमारे मतलब जो हमारा वेट है लास्ट 12 ईयर से, तो वो खत्म हो सकता है वर्ल्ड कप जीतने का। Yes. Next one, what's your opinion about IPL? सर आईपीएल आईपीएल अगेन आईपीएल दुनिया का सबसे ज्यादा रिच जो क्रिकेट के इतिहास में जो सबसे ज्यादा रिच टूर्नामेंट है, उनमें उनमें नंबर वन पे है। उसके अलावा ये इंडिया की अगेन इकोनॉमी को बूस्ट करता है। और ये इंडिया का पहला यूनिकॉर्न कंपनी है आईपीएल। यूनिकॉर्न फ्रेंचाइजी, अगर मैं मोर क्लियरली बोलूं, 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी। और अभी तक इसके 2008 से लेके 15 संस्करण हो चुके हैं। और जिसमें पहला जो वर्ल्ड कप था, सॉरी, पहला आईपीएल का जो फाइनल था, राजस्थान रॉयल ने उठाया था। और लास्ट वाला चेन्नई सुपर किंग ने उठाया था। Yes. Any disadvantage and limitation of IPL in India and Indian people? सर 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 दोनों ही है, एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज एक तो यह है कि बाहर से खिलाड़ी आते हैं, तो एक इंडियन खिलाड़ियों का जो बाहर के खिलाड़ियों के साथ मिलजुल कर उनकी जो कमजोरियां होती हैं उनके साथ नेट प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, तो उनके जो सॉफ्ट पॉइंट होते हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगेन यही डिसएडवांटेज है कि वहां के बॉलर यहाँ आएंगे तो वो हमारे बैट्समैन का यहाँ पे वो देख लेंगे कि जो इनका सॉफ्ट कॉर्नर है, या जो इनका जहां पे बॉल डालने से इनके विकेट निकल सकते हैं, तो इनको इनकी जो लिमिटेशंस है वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये प्लस पॉइंट भी और माइनस पॉइंट भी है। इसके अलावा अगर देखा जाए, तो आईपीएल जब अपना स्टार्ट होता है उसके साथ साथ बहुत ज्यादा रेवेन्यू लेके आता है, तो उसकी वजह से इकोनॉमी बूस्ट होती है। और अगेन अगर जैसे सिटीज में जहाँ पे अपने पिचेस होते हैं, तो वहां पे के जो होटल्स वगैरह होते हैं उनको बहुत ज्यादा बूस्ट मिलता है उस टाइम पे। क्योंकि अदर स्टेट से लोग आईपीएल देखने के लिए आते हैं, तो वहां पे की जो होटल बुकिंग वगैरह होती है वो वहां पे उस टाइम पे राइज कर जाती है सर। तो टूरिज्म सेक्टर में भी एक जंप लाता है। Yes.
Yes, next move on. Today new questions regarding to, yes, have you studied about Nobel Prize? यस आप, सर। यस, आपने आज नया क्या पढ़ा है ये बताइए। सर नोबल के बारे में, नोबल प्राइज के बारे में। आज नया टॉपिक क्या क्या पढ़ के आए हैं? सर नया एक तो मैंने इन्वायरमेंटल लॉस के बारे में थोड़ा बहुत देखा है, एक एनजीटी अभी नहीं पढ़ा, लेकिन उससे आगे के जितने भी बायोडाइवर्सिटी लॉ, इन्वायरमेंट लॉ, वाटर एक्ट, वाटर पोल्यूशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1974, 1973 वाटर एक्ट, एयर एक्ट अपना 1981 का। उसके अलावा जो भोपाल गैस ट्रेजेडी थी 1984 की, जिसकी वजह से अपना इन्वायरमेंटल एक्ट 1986 जो इन्फोर्समेंट में आया, वो सब कुछ देखा हुआ है। उसके अलावा स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये सब कुछ देखा हुआ था। यस, फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं नोबेल प्राइज। व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट नोबेल प्राइज? व्हाट द यस सर। एप्लीकेशन ऑफ नोबेल प्राइज इन द वर्ल्ड? सर नोबेल प्राइज साइंस और पीस के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा प्राइज है। और इस साल नोबेल प्राइज हर साल की तरह 6 डोमेन में दिया जाता है, जिसमें से अपना मेडिसिन है, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस इकोनॉमिक्स एंड पीस इकोनॉमिक्स नोबेल। ओके सर, एक डोमेन छूट रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री, और उसके अलावा अपना मेडिसिन हो गया, उसके अलावा लिटरेचर, लिटरेचर सर छूट रहा था, लिटरेचर आ गया। यस सर, इन 6 डोमेन्स में दिया जाता है। ऐसा कौन सा है जो नोबेल प्राइज अल्फ्रेड नोबेल के उसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, अदर से किया गया है? सर मीन्स जो एक बार क्वेश्चन। नोबेल प्राइज जो दिए जाते हैं, वो जो नोबेल प्राइज मिलते यस हैं सर। उसमें से एक अलग से साइड में दिया जाता है जो नोबेल प्राइज के साथ इंक्लूड नहीं है, वो कौन सा है? यस सर, इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज है वो 1968 में स्टार्ट किया गया था। बाकी जितने भी नोबेल प्राइज है वो 1901 से देना स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन इसके अलावा अगर थोड़ा सा अलग संक्षेप में बात करें, तो अपना जो पीस प्राइज होता है वो नॉर्वे में दिया जाता है, नॉर्वे की राजधानी ऑस्लो में। और बाकी जितने बचे 5 नोबेल प्राइज है वो स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। यस। व्हाट द थीम ऑफ 23 नोबेल प्राइज? सर थीम ऑफ 23 नोबेल प्राइज, सर थीम मुझे मतलब थीम का आइडिया नहीं है। ट्रुथ, ट्रस्ट एंड होप। मीन्स ट्रुथ, ट्रस्ट एंड होप, अवेक। होप, यस। नेक्स्ट इज व्हिच गॉट इज यंगेस्ट नोबेल प्राइज इन द वर्ल्ड? सर मलाला यूसुफजई इन 2014, यस, इन द एरिया ऑफ पीस, along with कैलाश सत्यार्थी। यस। लास्ट टाइम इंडिया, when did India get the Nobel Prize in chemistry? सर इन 2009 Yes, बाय प्रोफेसर वेंकटी। yes. Which topic? सर टॉपिक आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। And presently 23, who got it? सर 23 नोबेल प्राइज, सर इन केमिस्ट्री इट इज गिवन टू 3 साइंटिस्ट। वन इज प्रोफेसर एकिमो एंड वन इज, sir names are really tough, but these are French scientists. They are giving Nobel Prize in the area of quantum dots, for the synthesis of quantum dots. So one is Professor Akimov and one is Louis Bruce something. So I'm not able to recall the names. Yes, three scientists from German. Which topic? Quantum dot. Quantum dots. What is quantum dot? Yes, sir. What is the basic principle of quantum dot? What is the useful power of So quantum dot in society? Yeah, explain. सर क्वांटम डॉट्स एग्जैक्टली लाइक किसी, जो हम यहाँ पे क्रिस्टल्स की बात करते हैं, एग्जैक्टली लाइक क्रिस्टल होते हैं, बस इनका साइज जो होता है वो नैनोमीटर साइज का होता है। और नैनोमीटर साइज में भी अगर हम इनका साइज यहाँ पे वेरी करते जाए, तो साइज के मटेरियल सब्सटेंस सब्सटेंस सेम रहेगा, लेकिन साइज के बेसिस पे यहाँ पे क्या होगा,
उनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हम 1 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर के चार अगर यहाँ पे या 10 यहाँ पे क्वांटम डॉट ले ले, तो उनका कलर वहां पे डिफरेंट होगा सबका, भले ही वो एक ही मटेरियल के बने हो। इसके अलावा अगर मैं इनके एप्लीकेशन की बात करूं, तो इनका ह्यूज एप्लीकेशन देखा जाता है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, उसके अलावा मेडिसिन इंडस्ट्री में, और उसके अलावा यहाँ पे इटसेल्फ केमिस्ट्री में भी इसका यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, अभी एकेडमिक पर्पस के लिए, आगे स्टडी के लिए, रिसर्च का एक बहुत बड़ा टॉपिक है। यस, गुड। क्वांटम डॉट की कोई एनी लिमिटेशन ऑफ क्वांटम डॉट्स? एज सच आई हैव नो आइडिया अबाउट लिमिटेशन, और मुझे सर लगता नहीं जब कोई एकेडमिक स्टडी होती है तो तुरंत उसका लिमिटेशन ढूंढना थोड़ा टफ रहता है सर। सब लेकिन समय के साथ साथ अगर कोई लिमिटेशन होगा वो सामने आएगा तो मैं उसको प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। यस यस, गुड, श्योर। यस, some question from Nobel Prize. Yes. Next, move on. What is black carbon? सो व्हाट इज Black carbon, black. कार्बन ब्लैक? Yes. Carbon black या black carbon. सर कार्बन ब्लैक इज अ ऑलोट्रॉप, कार्बन ब्लैक इज अ ऑलोट्रॉप ऑफ कार्बन, Yes. एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, कार्बन ब्लैक। Yes. What the uses of these one? Yeah. What the harmful for these one for our society? यस सर। सर फर्स्ट, सर पहले मैं इनके यूजेस यूजेस बता देता हूँ। Yes. कार्बन के यहाँ पे इनफाइनाइट एलोट्रॉप्स हैं, लेकिन उन्हें ब्रॉडली दो कैटेगरी में यहाँ पे कैटेगराइज किया जाता है। एक होते हैं अमरफस, एक होते हैं क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन में तो हमारे 5 टाइप के आते हैं। 5 टाइप में आपका एक डायमंड आया था, उसके अलावा ग्रेफाइट आया था, उसके अलावा यहाँ पे बकमिनिस्टर फुलरेंस आया था, उसके अलावा यहाँ पे ग्रेफीन आती है, और उसके अलावा यहाँ पे सीएनटीज आती है, कार्बन नैनोट्यूब। लेकिन जब हम एमोरफस की बात करते हैं तो यहाँ पे अगेन बहुत टाइप के आते हैं, जैसे कि कार्बन ब्लैक, कोलतार, इस ये जितने भी है सब कार्बन के क्या है यहाँ पे कार्बन के एलोट्रोप्स हैं। जो यहाँ पे कार्बन ब्लैक है, इसका यूज यहाँ पे जैसे शू पॉलिश के लिए यूज किया जाता है इसे। इसके अलावा इसको इसको लुब्रिकेंट्स की तरह भी यूज किया जाता है, लेकिन ये काफी अच्छा लुब्रिकेंट नहीं होता, क्योंकि इसमें कार सीओ का एमिशन बहुत ज्यादा होता है, जो एक अगेन बहुत बड़ा पॉल्यूटेंट है इन्वायरमेंट के लिए। Yes. What is carbon dating? सर कार्बन डेटिंग एक टेक्निक है जिसमें हम कार्बन का 14 आइसोटोप की अमाउंट को यहाँ पे मेजर करते हैं, और उसके बेसिस पे हम उसकी एज बताते हैं। कार्बन 14 जो है एक रेडियो एक्टिव पार्ट है कार्बन का। जो कार्बन अपना एटम, कार्बन जो एलिमेंट है उसका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है अपना कार्बन 14। तो ये टाइम के साथ डीके होते जाता है, और ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उनमें इनका अमाउंट जो होता है कांस्टेंट होता है। लेकिन जब कोई बॉडी यहाँ पे डेड हो जाती है तो उसके बाद इसका अमाउंट वहां से रेगुलरली डिक्रीज होना स्टार्ट होता, और कोई नया यहाँ पे कार्बन 14 का आइसोटोप बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता, जिसकी वजह से हम यहाँ पे करेक्टली अप्रोक्सीमेटली एज बता सकते हैं, नॉट करेक्टली, अप्रोक्सीमेटली एज बता सकते हैं किसी भी रॉक की, किसी भी प्लांट की, किसी डेड बॉडी की, किसी बोन की, यहाँ पे सारी चीजें आ जाती हैं। Yes, good. नेक्स्ट, G20 के बारे में आपने पढ़ा है? व्हाट इज G20? G20 समिट अभी हुई थी, 8 to 10। सर G20 के बारे में ऐसा नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ सर G20 के बारे में अभी ज्यादा पढ़ा नहीं है उसको, वो मैं करूंगा, आज जी कल कर ट्वेंटी कर देना। लूंगा। या G20 और एक ब्रिक्स लिख लीजिए आप। G20 ब्रिक्स। सर G20 और ब्रिक्स, ब्रिक्स, BRI। ब्रिक्स। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना। यस सर ब्रिक्स, यस सर ब्रिक्स, हाँ सुना है मैंने, लेकिन यस सर। और ये चंद्रयान थर्ड, आदित्य एल 1 गगनयान, इसके बारे में पता है आपको? सर अभी इसके बारे में नहीं देखा है। ये तीनों ये भी लिख लीजिए। ठीक हो गया, चंद्रयान, 1 2 3, आदित्य एल 1, इसरो। गगनयान, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इसरो के हैं। और जितने ऑर्गेनाइजेशन है
अ, उन सबके थोड़ा बेसिक और उनके चेयरमैन याद कर लेना। ओके सर। यस। नेक्स्ट, ई वेस्ट मैनेजमेंट। व्हाट इज ई वेस्ट मैनेजमेंट? सर वेस्ट मैनेजमेंट मेनली जो हाउस होल्ड और इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट यहाँ पे निकल रहा है, उसको यहाँ पे किस तरीके से रीयूज रिसाइकल किया जा सकता है, उसके प्लान्स होते हैं। यहाँ पे कई तरीके से इसको यहाँ पे किया जा सकता है। जैसे कि अपना प्लास्टिक होता है, उसको हम बार बार यहाँ पे रीयूज करके उसको यूज में ला सकते हैं, जिससे कि आपका इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन कम से कम हो। इसी तरीके से जैसे प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं, उनको हम बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे बिस्लेरी वगैरह की बॉटल्स आती हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो हम पेपर का यूज करते हैं, पेपर को हम रिसाइकल करके दोबारा से यूज में ला सकते हैं। और इसी तरीके से हम कई सारे यहाँ पे प्लान हो सकते हैं। तो ये सर वेस्ट वाले जो वेस्ट मैनेजमेंट प्लान में आना है। यस, इसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और आते हैं, वो भी एक पॉइंट आउट कर लेना। जितने भी यस सर। मोबाइल्स सर वो वगैरह ई इलेक्ट्रॉनिक्स। यस सर, ई वेस्ट में, यस वो ये, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में आ जाते ये तो ई है ना, ई वेस्ट ही तो होगा, ई वेस्ट है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ही होगा ना। ई की फुल फॉर्म हैं। ओके इलेक्ट्रॉनिक। ओके। इसमें जितने ओके मोबाइल्स हैं, ये सब आ जाते हैं। मोबाइल्स, फीचर, लैपटॉप, जितने भी सारी चीजें हैं। तो इनका ही सबसे मेन ओके क्वेश्चन ये है कि जैसे आप एज ए साइंटिस्ट, हाउ टू रिमूव दीज वन फॉर अवर सोसाइटी। जो इसको रिसाइकलिंग कैसे करेंगे, हाउ टू रिसाइकलिंग ऑफ ई वेस्ट, देन यूज, ओके सर। टेस्ट करके सर इसको इसका कैसे। अभी कोई इसका कोई आइडिया नहीं ई वेस्ट के रिसाइकलिंग का, तो इसका भी देख लेंगे। यस, ये देख लेना आप। ठीक है। इसके बारे में आपको पता है फेम इंडिया? फेम इंडिया का कुछ आइडिया है? फेम इंडिया या नो सर। BS1, BS6 एयर पॉल्यूशन के लिए, व्हीकल्स के लिए अभी जो। यस सर, यस सर। भारत स्टेज 6 और भारत स्टेज 4, सब भारत ये मेनली एक हिसाब से अगर मैं एज अ केमिस्ट बात करूं, तो ये क्या प्रोवाइड, BS4 में हमारा क्या था, ऐसा सर्फेक्टेंट प्रोवाइड किया गया था जो भी वहां से फ्यूल बर्निंग के बाद जो एडिशनल गैसेस, जैसे कि BS4 में बात की थी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की, नाइट्रोजन के जो जब ऑक्साइड निकलते हैं इन्वायरमेंट में, तो वो एसिड रेन की तरह HNO3 की फॉर्म में जमीन में गिरते हैं। तो इन नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को BS4 का जो सर्फेक्टेंट होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और वहीं पे ब्रेक कर देता है। तो इससे यहाँ पे नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर में नहीं आ पाते हैं। अगर मैं यहाँ पे BS6 की बात करूँ, तो जो सल्फर के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एयर में जाते हैं, तो वहां से सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्म में जमीन में गिरते हैं। तो जो BS6 है वो सिर्फ सल्फर, जितने भी सल्फर के ऑक्साइड्स हैं उनको वहीं पे कंप्लीटली बर्न करके उनके एलिमेंटल फॉर्म में ले आता है। तो सर ये एक हिसाब से सर्फेक्टेंट होते हैं और व्हीकल्स में यूज किए जाते हैं। जो वहां पे से पेट्रोल वगैरह बर्न होकर जो एक्स्ट्रा यहाँ पे ऑक्साइड्स निकलते हैं, सल्फर के, नाइट्रोजन के, इनको वहां पे इन्वायरमेंट में जाने से पहले ही यहाँ पे एलिमेंटल फॉर्म में ले आता है। यस, गुड। अभी जो प्रेजेंट में भारत जो है, भारत स्टैंडर्ड इमिशंस लिमिटेड, ये जो PS है, अभी प्रेजेंट में चल रहा है 6 ऑन गोइंग। यस। यस सर। पहले यस 4 सर। था, 4 से 6 ला दिया गया। तो ऐसा क्या इंडियन गवर्नमेंट का जो इसमें 5 को हटा के जंप किया गया 4 to 6? इसका क्या रीजन है? व्हाट द रीजन, या ओपिनियन फ्रॉम योर साइड? सर मे बी एक तो ये रीजन, एज सच मुझे कोई आइडिया नहीं, लेकिन मैं गैस कर सकता हूँ कि क्या हो सकता है यहाँ पे। तो सर एक रीजन तो ये है कि कार्बन एमिशन वगैरह को कम करने का दुनिया में बहुत तेजी से, मतलब सारे देशों के बीच होड़ लगी हुई है। तो यहाँ पे हमने भी यही किया कि डायरेक्ट से प्लान्स को यहाँ पे कैटलाइज टाइप किया, कि डायरेक्ट 5 पे ना जाके हमने जो 6 पे, जो मेन पॉल्यूटेंट्स हैं, जो यहाँ पे प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स है मेनली, तो उनको हमने रिड्यूस करने की कोशिश की है। यस, यस, यही पॉइंट है। क्योंकि अगर हम अपने सिस्टमेटिक से चलेंगे, तो जो कार्बन यस इमिशन सर। बहुत ज्यादा हो रहा है इंडिया, तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो उससे एक यस स्टेप सर। ज्यादा करके हम उसको कम जल्दी मिनिमाइज कर सकते हैं। यस। तो फेम इंडिया में यही है। फेम इंडिया जो है इंडिया के द्वारा चलाया गया इनोवेटिव, वो इसी में ही है। फास्ट ऑडेटेड ओके जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उनको कम करने के लिए, जिसमें BS1, ओके। BS5, ये सब फेम इंडिया में ही आते हैं, एयर पॉल्यूटेंट को कम करने के लिए। नेक्स्ट है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। व्हाट इज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट? सब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मेनली जो हाउस होल्ड का जो वाटर होता है, या जो इंडस्ट्री का जो गंदा पानी आता है, जिसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज हो सकती है, मे बी वहाँ पे क्लोराइड का कंटेंट ज्यादा हो, डिजोल्व क्लोरीन ज्यादा हो, या वहाँ पे क्या हो सकता है
कि कई जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो रेडियो एक्टिव डीकेज पे काम करती है, तो वहां पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट को डिस्कार्ड कर दे डायरेक्ट वाटर में। तो इन सबको फिर उसके बाद लीव कर दिया जाता है, डायरेक्टली डिस्कार्ड कर दिया जाता है रिवर्स वगैरह में। तो उससे वाटर पॉल्यूशन क्या हो रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पे गंगा वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर है इंडिया में। तो इसके इन सारी रिवर्स के वाटर को यहाँ पे किस तरीके से पॉल्यूशन होने से बचाया जाता है, वही उसके जो यहाँ पे प्लान्स है उनको वेस्ट वाटर मैनेजमेंट कहा जाता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने कई सारी स्कीम्स भी चलाई हैं, जैसे नमामि गंगे प्रोजेक्ट हो गया, और इसके अलावा वेरियस नदियों के लिए अलग अलग यहाँ पे प्रोग्राम है। तो सर इसके लिए जैसे कि कई जगहों पे क्या किया जाता है, रेगुलरली सफाई वगैरह की जाती है रिवर्स की, और इसके अलावा नदियों में एक जिग जैग लेवल पे ऊपर ऊपर पे जो कि सॉलिड वेस्ट को मिल रही है यहाँ पे, जो जैसे पॉलिथीन वगैरह तैर रही है, तो वो ऊपर ऊपर से आती है लेयर में। तो ऊपर से ही क्या कर दिया जाता है, ज्यादा डीप तक ना जाके ऊपर ही एक लेयर लगा दी जाती है जाली वगैरह की। तो जितना भी वेस्ट होता है वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, उसको वहां से हटा लिया जाता है फिर। यस, गुड। यस, इसके कुछ मेथड हैं, जैसे एज ए साइंटिस्ट, हाउ टू रिमूव व्हाट हाउ टू यूज वेस्ट वाटर फॉर आवर सोसाइटी। सर वेस्ट वाटर को ट्रीट करने सर एक तो क्या कर सकते हैं, वेस्ट वाटर को वापस से रिसाइकल करके, मतलब जैसे कि कोई यहाँ पे सीवेज वगैरह का वाटर आता है, उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लांट लगा दें अलग अलग। प्लांट लगा के उसे वापस से भेज सकते हैं लोगों के घर में, भले ही वो सेकेंडरी यूज के लिए आ जाए, वहां पे नहाने के काम आ जाए या किसी भी काम आ सकता है, भले ही पीने का काम ना है, नहाने का काम आ जाए, इस तरीके से काम किया जा सकता है। उसके अलावा जो जैसे दिल्ली में चलता है, एमसीडी क्या करती है, बार बार इनके सेवरल यहाँ पे प्लांट्स लगे हुए हैं ब्लीचिंग वगैरह के, तो ये जो पानी आता है यमुना का, बहुत गंदा पानी आता है, तो उसको ये वो करते हैं। तो वो डायरेक्ट यमुना से पानी लेने के बजाय जो पानी हाउस होल्ड से आ रहा है, उसको दोबारा से रिसाइकल करके घरों में भेजा जा सकता है। यस, इसमें दिल्ली में बहुत ज्यादा, बहुत इस अच्छे स्टैंडर्ड है। यस सर। वाटर इससे दो यूज इससे करके दो किया इससे जाता दो फायदे होंगे, एक तो यमुना में डायरेक्ट गंदा पानी नहीं जाएगा, उसके अलावा जो गंदा पानी जा भी रहा है वो रिसाइकल होके घरों में आ जाएगा, तो रीयूज भी होगा पानी का, और उसके अलावा यमुना में गंदगी नहीं जाएगी। है। यस, गुड। तो नेक्स्ट इज हार्डनेस। व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ वाटर। सर स्टैंडर्ड ऑफ वाटर अभी मैंने ऐसे देखे नहीं है, लेकिन हार्डनेस में बता सकता हूँ। यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अगर वाटर में एक्सेस में आ जाए, तो उससे यहाँ पे हार्डनेस आती है। जनरली हार्डनेस दो तरीके की होती है, एक तो टेम्परेरी हार्डनेस होती है, एक परमानेंट हार्डनेस होती है। टेम्परेरी हार्डनेस जब बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता है तो उसको टेम्परेरी हार्डनेस बोला जाता है। और जनरली नॉर्मल हीटिंग के ही दौरान क्या होती है, हमारी जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि जो बाइकार्बोनेट होते हैं वो हीट के एक्शन से वाटर और CO2 में डिकम्पोज रहते हैं, और वो CO2 लीव कर जाती है वहां से। तो इस तरीके से हम यहाँ पे टेम्परेरी हार्डनेस को तो हटा सकते हैं। लेकिन परमानेंट हार्डनेस यहाँ पे कार्बोनेट की वजह से आती है, मैग्नीशियम और कैल्शियम के। इसको हटाने का यहाँ पे तरीका है कि हम यहाँ पे कॉलम क्रोमेटोग्राफी करें। जैसे कि डोएक्स 50 की हेल्प से हम अपनी लैब में यहाँ पे कैल्शियम वगैरह की, जितनी भी हमारी इम्प्योरिटीज होती थी इंक्लूडिंग हार्डनेस, हटाया करते थे यस, गुड। आयन एक्सचेंजर की हेल्प से। यस, जैसे बहुत सारे स्टेट हैं इंडिया में, सम स्टेट लाइक टू यस राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, वहां पे फ्लोराइड वाटर में बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो उसका क्या मेथड है यस सर। जो रिमूव किया जा सके सर और क्लो, यूजफुल बनाया जा सके। सर क्लोराइड सर क्लोराइड का भी टेस्ट देखा नहीं मैंने। फ्लोराइड, यस। यस, देख लेना इसको, यस। क्लोराइड एंड फ्लोराइड। यस, फ्लोराइड टेस्ट। फ्लोरोसिस हो जाता है, फ्लोरोसिस है, मरकरी पाया जाता है। यस। सर मरकरी वगैरह के लिए तो यहाँ पे सल्फर के लिगेंड यूज किए जाते हैं टाइट्रेशन के लिए, तो उससे यहाँ पे मरकरी की अमाउंट का पहले पता लगाया जाता है। उसके अलावा बाद में इसे सल्फर के लिगेंड, सिस्टीन के, जनरली सिस्टीन के यहाँ पे लिगेंड यूज किए जाते हैं। सिस्टीन एक अमाइनो एसिड होता है, उसी के लिगेंड यहाँ पे मॉडिफाइड लिगेंड यूज किए जाते हैं इसको आइसोलेट करने के लिए। यस, वाटर की पीएच को डिटेक्ट करने के लिए क्या मेथड है, प्राइमरी मेथड, सेकेंडरी, क्या क्या कैसे करते हैं। सर प्राइमरी मेथड की अगर मैं बात करूँ तो पीएच पेपर की हेल्प से हम यहाँ पे पीएच को पता लगा सकते हैं।
जनरली पीएच पेपर पे हमारे दो तरीके के यहाँ पे पीएच देखे जाते हैं, एक तीन तरीके के पीएच देखे जाते हैं, एक न्यूट्रल पीएच होता है, एक एसिडिक पीएच होता है, एक बेसिक पीएच होता है। अगर आपका वाटर यहाँ पे एसिडिक पीएच में लाई कर रहा है तो वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। और अगर आपका यहाँ पे बेसिक वाटर है तो वो क्या कर देगा, आपके रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। और न्यूट्रल वाटर पीएच पे कोई इफेक्ट नहीं डालता पीएच पेपर पे। ये तो प्राइमरी यहाँ पे जो फंडा है वो है। उसके अलावा मैं सेकेंडरी की बात करूँ तो सेकेंड इसके अलावा प्राइमरी में ही एक अपना ये भी रहता है कि हम यहाँ पे यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज कर लें। इसके अलावा प्राइमरी में अगर इससे भी ज्यादा प्री प्राइमरी में जाए तो टर्मरिक का यूज किया जाता है जनरली। टर्मरिक जो होता है अपना एसिड में जाते ही रेड कलर दे देता है, येलो से रेड में चेंज हो जाता है हल्दी। यस। और और अगर मैं एडवांस मेथड्स की बात करूं, इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स की बात करूं, तो वहां पे हमारा पीएच मीटर गेम में आता है। पीएच मीटर को पहले क्या किया जाता है, दो बफर की हेल्प से यहाँ पे कैलिब्रेट कर लिया जाता है, पीएच 7 एंड पीएच 4 की हेल्प से। उसके बाद ग्लास इलेक्ट्रोड की हेल्प से यहाँ पे पीएच का हमें वाटर का पीएच पता लग जाता है, जो डायरेक्टली स्क्रीन पे लिखा आता है। यस, गुड। पीएच मीटर, पीएच मीटर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? व्हाट द बेसिक सब प्रिंसिपल? पीएच मीटर का बेसिक प्रिंसिपल यहाँ पे नस्ट इक्वेशन होती है जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आती है, जो यहाँ पे हमें किसी सेल का ईएमएफ बताती है किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे। ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यस, गुड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो मिलेनियम डेवलपमेंट, सस्टेन डेवलपमेंट, इसके बारे में कुछ आइडिया है? यस सर। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक कॉन्फ्रेंस हुई थी इनिशियली। इसमें 9 या 8 या 9 गोल्स रखे गए थे, लेकिन और इसे 2000 में हुई थी आई थिंक कॉन्फ्रेंस इसकी, और 2015 तक इसे कंप्लीट करने का एम था। लेकिन उसके बाद 2015 में यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इंक्रीज करके 18 कर दिया गया आई थिंक। और उसी में उसका जो मेन थीम या मेन एम रहता है, जो उसकी टैग लाइन है वो ये है कि हमने जितने भी रिसोर्सेज लिए हैं वो अपने पूर्वजों से नहीं, वो हमें अपने पूर्वजों से धरोहर के रूप में नहीं मिले, जबकि वो हमने अपनी फ्यूचर जनरेशन से उधार के रूप में लिए हैं। तो हमें क्या करना है, इनको मतलब डेवलपमेंट इस तरीके से करना है कि वहां पे नेचुरल जो रिसोर्सेज है उनको कोई हार्म ना हो। यस। मिलेनियम सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्टार्ट हुए थे 2000 से, जिसका टारगेट यस सर। रखा था 15 ईयर का है, तो 2000 से 2015 तक। यस। यस सर। मिलेनियम में 15 में, जिसमें 8 गोल्स थे। यस। उसको हमें 8 गोल्स थे, एडवांस यस। करने के लिए हमने न्यू जनरेट किया सितंबर 2015 में। तो वो हमने इंक्रीज कर दिए गए, उनका नाम रख दिया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। 17 हुए। गोल्स। इनका टारगेट है 2015 से 30 तक का, जिसके 17 गोल है। यस सर। तो जैसे फर्स्ट है जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल्थ, तो वो 17 उनके सबके गोल हैं। ईयर वाइज हमें। यस सर। उन्हीं उन्हीं में से सर एक गोल इन्वायरमेंट रिलेटेड भी है कि हमें इन्वायरमेंट, अपने जो पॉन्ड्स रिवर्स है, इन सबको प्रोटेक्ट करना है। यस। तो 17 है, तो वो पूरा अपने सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ही बनाए गए। यस और इसकी थीम क्या है, आइडिया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की? सर, लास्ट ईयर आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड कोई थीम थी इसकी। इस साल का मुझे कोई आइडिया नहीं। जैसे 23 की थीम है, पीपुल, प्लेनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड पार्टनरशिप। ओके। अब इसी भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बहुत सारे टर्म्स यूज किए जाते हैं। जैसे 4C का मतलब क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, 5C का मतलब क्या है, 4A का मतलब क्या है, ESG होता है, CSIR होता है, CSR होता है। तो इसमें 4C का इनके आइडिया पता है? 4C और 5C 4A टर्म्स क्यों यूज किए जाती सर हैं? एज सच मैंने बहुत इन डेप्थ अभी इसके बारे में पढ़ा नहीं है। यस, यस। तो मैं बता देता हूँ एक बार आपको, जिससे एक आइडिया लग जाए। एक पॉइंट और है, यस सर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की रैंक क्या है इंडिया अभी वर्ल्ड में, इंडिया की? सर कोई आइडिया नहीं है अभी इसका। यस। अभी जो प्रेजेंटली रैंक है वो 112 है, 2013। 112। यस। 21 वाज 120,
22 was 121 and 23 was presently is 112. यस। हम्म। और जो 4A का मीन्स मतलब होता है, 4A मतलब एट अवेयरनेस, अवॉइडेंस, एक्ट एंड शिफ्ट, एंड 4 एंड पार्टिसिपेट एंड न्यू टेक्नोलॉजी। यस, ये 4A का मतलब हो गया, हम्म। ये टर्म्स यूज किए जाते हैं। 4C का मतलब है कंजर्वेशन, कम्युनिटी, कल्चर एंड कॉमर्स। यस। 5C का मीनिंग है कॉमर्स। गोल्स में क्लीन, कम्युनिटी, कल्चर, केयर एंड कॉर्पोरेट गवर्नमेंट। जैसे इसको आप थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यस क्योंकि सर। प्रेजेंटली, क्योंकि आप इन्वायरमेंट ये सारी चीजें कर लोगे, यही है 70-60-70% यही रहेगा सारा चीज। ओके। बाकी हम देखते हैं पॉल्यूशन, ये सब हम आते हैं। व्हाट इज पॉल्यूशन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। सब इन्वायरमेंट में हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे टाइप के यहाँ पे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं। उनमें से किसी की भी कंसंट्रेशन अगर अपनी ऑप्टिमम कंसंट्रेशन से ज्यादा आती है, भले ही वो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा हो, अगर उसकी कंसंट्रेशन ऑप्टिमम से ज्यादा हो जाती है तो वो भी एक पॉल्यूटेंट ही होता है। इसके अलावा इन्वायरमेंट में जो अनवांटेड सब्सटेंसेस का इंट्रोडक्शन होता है वो भी पॉल्यूटेंट होते हैं। और जब इन पॉल्यूटेंट की कंसंट्रेशन इन्वायरमेंट में बढ़ने लगती है तो इस फिनोमिना को पॉल्यूशन बोला जाता है। यस। पॉल्यूशन मेनली चार कैटेगरीज में यहाँ पे कैटेगराइज किया जाता है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं, मेनली चार कैटेगरीज में यहाँ पे कैटेगराइज किया जाता है। एक होता है आपका वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन। यस। यस। एज ए साइंटिस्ट, हाउ टू रिमूव वाटर पॉल्यूशन, ये एयर पॉल्यूशन फॉर अवर सोसाइटी, व्हाट द मेथड एंड प्रोसीजर सब फॉर। सर वाटर पॉल्यूशन को पहले निपटाने से पहले उसके थोड़ा सा यहाँ पे कॉज, वाटर पॉल्यूशन में मेनली यहाँ पे जो एक तो हाउस होल्ड से जो वेस्ट वाटर जाता है रिवर्स वगैरह में, और जो दूसरा मेन रीजन है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर जो आता है। तो यहाँ पे एक तो क्या किया जा सकता है कि इंडस्ट्रीज पे यहाँ पे स्टैंडर्ड फिक्स कर सकती है गवर्नमेंट कि इस तरीके के तुम्हें मतलब वाटर का चेकअप कर सकती है कि यहाँ से किस तरीके का पानी जा रहा है वेस्टेज में। तो उनके स्टैंडर्ड सेट कर दे कि तुम्हें ये यहाँ पे प्रोसीजर फॉलो करने हैं, इस तरीके का वाटर तुम्हें यहाँ पे फिल्ट्रेशन वगैरह की टेक्निक लगानी है जिससे आगे को जब पानी जाए वो फिल्टर होके जाए। तो पहला तो यहाँ पे ये मेथड हो सकता है। उसके अलावा हाउस होल्ड की बात करें तो हाउस होल्ड का जितना भी पानी है वो सब एक जगह पे जाए, एक प्लांट पे जाए, और उससे आगे क्या हो उसका फिल्ट्रेशन होके वो नदियों में गिरे। तो ये सर दो मेथड हो सकते हैं। यस। अब जैसे वाटर पॉल्यूशन है, अभी यस सर। प्रेजेंटली हम बात करेंगे। जैसे मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर इन द इन इंडिया है अभी गंगा। यस। यस तो सर। उसको कैसे, वाटर को, उसके जो उसके अंदर जो बहुत सारी वेस्टेज वाटर है, उसको कैसे रिमूव किया जाए, उसकी हार्डनेस, जिससे उसको यूजफुल बनाया जाए फॉर आवर सोसाइटी के लिए। सर सर गंगा में पॉल्यूशन होने के यहाँ पे कई रीजन है। एक तो जो हम इंडस्ट्रियल डिस्कार्ड और यहाँ पे मतलब जो हाउस होल्ड डिस्कार्ड है वो तो यहाँ पे रीजन है ही। उसके अलावा जो गंगा रिवर है वो एक काफी स्पिरिचुअल रिवर मानी जाती है हिंदू धर्म में। तो यहाँ पे होता क्या है कि गंगा में हम क्या करते हैं, नदी के किनारे कई बार ऐसे दिए वगैरह ऐसे बहाते हैं। उसके अलावा इसमें मतलब कई ज्यादा मतलब लोग क्या करते हैं ऐसे कोई मूर्ति वगैरह चढ़ाने की है तो वो वहां पे चढ़ा दी, तो इस वजह से भी यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर मूर्तियां अगर चढ़ानी तो उसके लिए अलग ग्रेड की मूर्तियां बनवा सकते हैं जो कम्प्लीटली यहाँ पे मिट्टी की बनी हुई है, कुछ इस तरीके की बनी हो जो वाटर में जाए तो उसके बाद 5-7 घंटे या 5-7 दिन बाद क्या हो जाए पूरी गल के मिट्टी में कन्वर्ट हो जाए और वहां पे कोई पॉल्यूशन ना हो। तो एक तरीका तो ये हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पे जो दूसरा है कि हम जो पूजा वगैरह होती है घाट वगैरह पे, उससे क्या होता है वहां पे जो वेस्ट जनरेट होता है, जैसे कि जो बत्तियां होती हैं वो आधी तो जली रहती है लेकिन आधा कॉटन उस ऑयल के साथ वहीं पे पड़ा रहता है। तो वो भी क्या होता है नदियों में बहता चला जाता है। अगर उसको यहाँ पे कंट्रोल करना है तो घाट्स पे ही क्या किया जा सकता है, यहाँ पे जालियां टाइप की लगाई जा सकती है जिससे कि वो वहीं पे फिल्टर हो जाए, उसके बाद हम उसे वहां से हटा लें। तो सर ये दो चीजें मैं सोच पा रहा हूँ अभी। यस। यस। गुड। गुड आइडिया। क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन है।
इसी का ही मेन है। और मेनली यस सिटी में जो रोल है, पॉल्यूशन का ही सबसे ज्यादा है, तो पॉल्यूशन और यस सर। एनवायरमेंट। नेक्स्ट इज व्हाट इज एनवायरमेंट। सर एक आइंस्टीन का बहुत फेमस कोट है, मैं उसी से स्टार्ट करूंगा। आइंस्टीन ने एक बार कहा था, मेरे अलावा मेरे अराउंड जितना भी यहाँ पे सब्सटेंस है, इंक्लूडिंग माय फ्रेंड्स, और जो एबायोटिक सब्सटेंसेस है जैसे कि डेक्स होगी, मोबाइल हो गया, ये सब इन्वायरमेंट है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे टेक्निकल डेफिनेशन की बात करूं, तो यहाँ पे इन्वायरमेंट उसे बोला जाता है जैसे कि मेरे चारों ओर कोई गैसियस इन्वॉल्व है। मतलब इन्वायरमेंट होता क्या है, एक क्रॉस सेक्शन है लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका। यस, यस, गुड। आपने अभी एक टर्म यूज की थी एबायोटिक, तो बायोटिक और एबायोटिक यस में सर। डिफरेंस होता है। सर मेनली अगर मैं इकोसिस्टम की बात करूं तो वहां पे दो तरीके के कंपोनेंट देखे जाते हैं, एक होते हैं आपके बायोटिक कंपोनेंट, एक होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट उन्हें बोला जाता है जैसे कि लिविंग बींग्स। मेरा इंटरेक्शन किसी, जो यहाँ पे मेरे ही आसपास कम्युनिटी में जैसे कोई यहाँ पे डॉग रह रहा है, या मेरे जो फ्रेंड्स रह रहे हैं, या मेरी फैमिली है, तो उनके साथ लिविंग बींग के साथ जो यहाँ पे इंटरेक्शन है वो है बायोटिक इंटरेक्शन। यानी कि लिविंग बींग्स को यहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट में काउंट किया जाता है। और एबायोटिक जैसे प्लांट्स वगैरह हैं तो वो भी बायोटिक कंपोनेंट में ही आएंगे। लेकिन एबायोटिक कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं, जैसे सनलाइट होगी या यहाँ पे सॉइल होगी, तो इस तरीके की जो नॉन लिविंग थिंग्स है उन सबको यहाँ पे एबायोटिक कंपोनेंट में काउंट किया जाता यस, गुड। इसी में एक यूज किया जाता है फ्लोरा एंड फ्यूना, वो क्या होते हैं। है। जैसे फ्लोरा, सब फ्लोरा एंड फाउना किसी पर्टिकुलर रीजन में पाए जाने वाले प्लांट्स एंड पक्षी होते हैं। फ्लोरा क्या होते हैं। सब फ्लोरा आई थिंक प्लांट्स होते हैं। फ्यूना इज एनिमल। यस, यस। यस, गुड। एनवायरमेंट को सबसे ज्यादा अफेक्ट अभी कर रहा है CO2 इमिशन। व्हाट इज CO2 यस इमिशन। सर। तो CO2 एमिशन मेनली जब भी मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ, जब भी कहीं पे हमें फ्यूल की जरूरत होती है, तो फ्यूल जब बर्न होता है तो वहां पे अलग अलग तरीके की गैसेस निकलती हैं। जैसे कि अगर मैं कोई भी चीज बर्न होगी तो वहां पे कार्बन के ऑक्साइड रिलीज होते हैं। अब कार्बन के ऑक्साइड कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, या यहाँ पे CO2 निकल सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरीके से C2O3 निकल सकता है, जिसे कार्बन सस्ती ऑक्साइड बोला जाता है। यहाँ पे मेनली जो यहाँ पे कंप्लीट कंबशन के दौरान रिलीज होने वाला ऑक्साइड होता है उसे कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है। जैसे कि कंप्लीट मतलब यहाँ पे कंप्लीट उसका कंबशन हो रहा है तो वहां पे जो रिलीज होने वाला ऑक्साइड है उसे कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है अर्थ के लिए इंपोर्टेंट भी है, और उसकी कंसेंट्रेशन अगर बढ़ रही है तो यहाँ पे जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, जो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, उसका इफेक्ट भी बढ़ रहा है सर। तो कार्बन इमिशन इसलिए यहाँ पे खराब है, CO2 एमिशन। इसको कंट्रोल करने के लिए व्हाट द प्रोसीजर फ्रॉम योर साइड, एनी स्टेप आइडिया एज ए साइंटिस्ट। सर सर एज सच मेरी ओर से आइडिया नहीं, लेकिन जो गवर्नमेंट की ओर से इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, जैसे कि दिल्ली में मेनली, दिल्ली में जैसे यहाँ पे सर्दियों के टाइम पे ऑड इवन वाला जो फंडा है, जैसे और कुछ कारें ऑड डेज पे चलेंगी ऑड नंबर वाली, और इवन डेज पे इवन नंबर वाली कारें चलेंगी। तो वो एक बढ़िया इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की ओर से। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में क्या होता है कि कई जैसे सर्दियों के टाइम पे ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, या रोडों का जो यहाँ पे वर्क चल रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह, इन सबको यहाँ पे रोक दिया जाता है, क्योंकि उसकी वजह वजह से क्या होता है, जो एयर में प्रेजेंट पर्टिकुलेट मैटर होता है उसकी कंसेंट्रेशन इंक्रीज आती है, जो कि सबसे मेजर पॉल्यूटेंट होता है एयर का। तो सर ये दूसरा यहाँ पे फंक्शन है। और जो तीसरा मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे, CO2 एमिशन को कम करने के लिए इंडस्ट्रीज को क्या किया जाता है, जो मोर पॉल्यूटेड एरिया है, जैसे कि आज से करीब 5 साल साल पहले या उससे भी पहले, दिल्ली में जो यहाँ पे दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ा था, तो दिल्ली की कंपनीज को यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया। दिल्ली की जो इंडस्ट्रीज थी उन्हें शिफ्ट करके किसी रूरल एरिया में शिफ्ट कर दिया गया, जैसे कि नोएडा या ग्रेटर नोएडा,
उससे दो फायदे हुए, एक तो दिल्ली का पॉल्यूशन कम हो गया, उसके अलावा जो नोएडा जैसे रूरल एरिया थे उनका अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुआ, तो वहां पे रोजगार जनरेट हुए, और दिल्ली में CO2 का जो एमिशन था वो भी कम हो